अस्सलाम वालेकुम। आज का फार्माकोलॉजी लेक्चर जो है, इसमें मैं थोड़ा-सा हाइपरटेंशन का ओवरव्यू दूँगी और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन के कॉन्सेप्ट दूँगी। प्लीज़ पॉज़ द वीडियो एंड रीड दिस। All right, let's get started. So, briefly, what is hypertension? Hypertension is defined as a sustained systolic blood pressure of more than 140 millimeters of mercury, या फिर sustained high diastolic blood pressure of more than 90 millimeters per mercury. जैसे कि आपको पता है कि आइडियली ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 होता है, लेकिन रफली ये वाले हमने फिगर्स रखे हुए हैं कि अगर किसी का क्रॉनिकली ब्लड प्रेशर रेज्ड रहता है 140/90 से ऊपर, तो हम कहते हैं कि इस पेशेंट को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन ऑब्वियसली आपको भी पता है बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, लेकिन इसकी कॉजेज़ मुख्तलिफ हो सकती हैं। देयर आर मैनी कॉजेज़ फॉर हाइपरटेंशन। क्रॉनिक हाइपरटेंशन एक प्रॉब्लम है जिसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको मैनेज नहीं करेंगे तो इट कैन कॉज़ थिंग्स लाइक स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, एमआई एंड इवन रीनल डैमेज एंड मच मोर। सो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कॉमनली हाइपरटेंशन के सिम्पटम्स जो हैं ये बहुत ही वाइड रेंज के होते हैं, सच एज़ हाइपरटेंशन, हेडेक, डिज़ीनेस, वॉमिटिंग, nausea, chest pain, confusion, anxiety, nosebleeds even, buzzing in the ears in some cases, difficulty breathing, abnormal heart rhythms, blurred vision वगैरह। ज़रूरी नहीं है ये सब कुछ हो, लेकिन अगर पेशेंट इन चीज़ों के साथ प्रेज़ेंट कर रहा है तो इट्स अ गुड आइडिया टू चेक देयर ब्लड प्रेशर एज़ वेल। तो थोड़ा-सा बात करते हैं एटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। आई नो ये दिस वीडियो इज़ बेसिकली फार्माकोलॉजी वीडियो, लेकिन अगर हम इसकी एटियोलॉजी को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करेंगे तो उसके ट्रीटमेंट की तरफ हम आ सकेंगे। सो हाइपरटेंशन इज़ डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है, उसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होती है वो किसी और डिज़ीज़ प्रोसेस की वजह से हो रही होती है। 90% केसेस में एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है, यानी कि प्राइमरीली यही प्रॉब्लम होती है, किसी और डिज़ीज़ प्रोसेस की वजह से नहीं होती है। एसेंशियल हाइपरटेंशन के केसेस में यू विल वेरी ऑफ़न नोट कि इन लोगों की फैमिली हिस्ट्री भी होती है, उनकी फैमिली में यू विल नो कि और लोगों के अंदर भी ये इश्यू चलता आ रहा है। जनरली स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग जो ब्लैक रेस है और जो मेल्स हैं, इंक्रीज़्ड एज और ओबेसिटी के साथ हाइपरटेंशन का बहुत ज़्यादा लिंक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो स्ट्रेस, हाई सोडियम इन द डाइट एंड स्मोकिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर हाइपरटेंशन। ओके, अब थोड़ी-सी फिज़ियोलॉजी रिवाइज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है, वो अ, इट डिपेंड्स ऑन द कार्डियक आउटपुट एंड द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है? सो बल्कि बेहतर वे टू से इट वुड बी कि कार्डियक आउटपुट जो होती है, आपको पता है कि दैट्स द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट्स बीइंग पम्प्ड, राइट? विद ईच बीट, और वो भी फर्दर आगे से और चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो कुछ डेफिनेशंस को क्लियर कर लेते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ द मैक्सिमम प्रेशर इन द मेजर आर्टरीज़ व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट्स, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो लोएस्ट प्रेशर है इन द मेजर आर्टरीज़। कार्डियक आउटपुट जो होता है उसका ज़्यादा ताल्लुक जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के साथ होता है, और जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है उसका ताल्लुक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के साथ होता है, फॉर द मोस्ट पार्ट। सो प्री लोड, आफ्टर लोड और कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये सारा कुछ जो है आपके स्ट्रोक वॉल्यूम, इन चीज़ों का एक रिज़ल्ट होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या चीज़ है कि जितना ब्लड इजेक्ट होता है पर बीट, उसकी वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो कंट्रैक्टिलिटी, यानी कि जो आपका हार्ट है उसकी हेल्थ कैसी है। हेल्दी मायोकार्डियम होगा तो अच्छी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी, और अच्छी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी तो अच्छा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम अच्छा होगा तो कार्डियक आउटपुट बेहतर आएगी। प्रीलोड जो होता है वो बेसिकली है कि इट्स द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि जब वेंट्रिकल फिल अप हो रही होती है और उसके अंदर जितना ब्लड आया होता है, जिस ब्लड को उसने पंप करना है बाहर, वो प्रीलोड होता है, ठीक है? और आफ्टर लोड जो होता है, इट इज़ द रेजिस्टेंस, सिस्टेमिक रेजिस्टेंस जिसके अगेंस्ट वेंट्रिकल ने पंप करना है, ठीक है?
प्री लोड के ऊपर थोड़ी-सी और बात करते हैं। प्री लोड जैसे कि मैंने कहा वो फर्दर 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, द वेनोमोटर टोन, द टोटल ब्लड वॉल्यूम एंड द हार्ट रेट। Total peripheral resistance is the resistance offered by all the arterioles against the blood from the arterial to venous side. तो arterioles अगर आपके कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, अगर डायलेट करेंगे तो डिक्रीज कर जाएगा। ये सारे मैकेनिज्म मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस होती हैं वो इन सब चीज़ों पे डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट करती हैं। ठीक है। Mechanism of controlling blood pressure. So, there's two main mechanisms. The first one is baroreceptors, and the second one is the renin-angiotensin-aldosterone system. ठीक है। ज़्यादातर जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं दे लोअर द ब्लड प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द कार्डियक आउटपुट एंड और डिक्रीजिंग द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ओके, हाउ इज द ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन? बेसिकली जो हमारा एओर्टिक आर्च और जो कैरोटिड साइनस होता है उसके अंदर बेरोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है। ये फीडबैक देते रहते हैं कॉन्स्टेंटली ब्रेन में कहाँ पे? वेजोमोटर सेंटर पे विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द मेडुला। इसको कॉन्स्टेंटली खबर होती है कि ब्लड प्रेशर कितना जा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ से सिंपैथेटिक फाइबर्स निकलते हैं जो कि प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक आउटफ्लो को स्टिमुलेट करते हैं फ्रॉम T1 टू L2। वहाँ से फिर गैंग्लियन से आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं जो कि फर्दर स्टिमुलेट करते हैं आपके हार्ट को, वेन्स और आर्टेरियोल्स के स्मूथ मसल्स को और किडनी में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस को। तो जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है, अगर बीपी कम है तो उसको ज़्यादा करने के सिग्नल जाएँगे, ज़्यादा है तो कम करने के सिग्नल जाएँगे। ऑलराइट, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा ही होगा। क्विक सा रिकैप है। तो बेसिकली आपको पता है कि जो हमारी किडनी होती है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। इसीलिए किडनीज़ के बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में हाइपरटेंशन भी एक इशू आता है। दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एनीवे, जो हमारी किडनी होती है उसके अंदर बेरोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है। और वो लो ब्लड प्रेशर को रिस्पॉन्ड करते हैं और प्लस उसके अंदर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी होती है, बीटा 1 एड्रेनोरिसेप्टर्स होते हैं। जब भी इसको सिग्नल इस तरह से मिलेगा बीपी रेगुलेशन का तो हार्मोन रेनिन जो है वो ब्लड प्रेशर को ऊपर लाने में वापस उसका एक रोल है। और उसके अलावा ये कि किडनी क्योंकि हमारे फ्लूइड को भी मॉनिटर करती है, तो अगर फ्लूइड ओवरलोड है और उससे हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसी उसी के अकॉर्डिंग फिर ज़्यादा फ्लूइड और सोडियम की एक्सक्रीशन होगी। रेनिन जो होता है वो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 1 is converted to angiotensin 2 by ACE which is angiotensin converting enzyme। एंड फाइनली जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एक बहुत ही पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है जो कि आर्टेरियोल्स और वेन्स को कंस्ट्रिक्ट करता है और उससे ये होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। Angiotensin 2 exerts a preferential vasoconstrictor action on the efferent arterioles of the renal glomerulus. Angiotensin 2 also stimulates aldosterone secretion. अब aldosterone क्या करेगा? ये increased renal sodium absorption करेगा, blood volume को increase करेगा और blood pressure को rise कराएगा. And these effects of angiotensin 2 are mediated by angiotensin 281 receptors. So as you can see, ये बड़ा ही नाइसली ऑर्केस्ट्रेटेड सारा का सारा इवेंट है कि जब जब भी हमारी बॉडी सेंस करती है कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो वापस उसको हाई करने की ये मैकेनिज्म्स। सो व्हाट आर द नॉन फार्माकोलॉजिकल वेज टू मैनेज माइल्ड हाइपरटेंशन? सबसे पहले तो ये कि आई डोंट नो व्हाई लोग इसको सीरियस नहीं लेते। मेरे ख्याल से जब पेशेंट आपके पास हाइपरटेंशन के साथ आता है तो आपकी पहली इंटरवेंशन यही होनी चाहिए कि आप उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताएं, नॉन फार्माकोलॉजिकल वेज बताएं बिफोर यू स्टार्ट देम ऑन सम काइंड ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव। सो what are the things that the patient can do? The first one is lifestyle modification. It has to be regular physical exercise of at least 20 to 30 minutes for at least 3 times a week, right? Second is salt restriction. सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन ख़ास तौर पे जो एडेड सॉल्ट होता है और ये प्रोसेस्ड फूड्स और ये सब चीज़ें, हिडन सॉल्ट भी बहुत सारी चीज़ों में होता है, तो पेशेंट शुड बी वेरी माइंडफुल ऑफ दिस। फिर तीसरा ये कि वेट लॉस होना चाहिए अगर पेशेंट ओबीज़ है। स्मोकिंग और अल्कोहल
ये भी ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अगर इनको छोड़ दें तो बीपी बहुत अच्छा मैनेज हो जाता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, अगर बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है तो दिस माइट हेल्प देम। स्ट्रेस मैनेजमेंट इशू जो है उसके ऊपर काम करें। पोटेशियम रिच डाइट्स लें। ब्लड लिपिड्स को मैनेज करें, खासतौर से अवॉइड रेड मीट एंड बैड फैट्स जो कि ट्रांस फैट्स हैं बेसिकली। अब हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सो ये इतनी लंबी लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखी है, और ये जो मैंने आपको थोड़ा-सा टाइम लगा के जो पाथवे समझाए हैं, जो कि और जो फैक्टर्स समझाए हैं जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, ये सारी ड्रग क्लासेस इन सब के ऊपर कहीं न कहीं एक्ट कर रही हैं, ठीक है? तो जैसे कि सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स जो हैं, जो ब्रेन से जो बीपी रेगुलेशन का एलिमेंट है, वो वहाँ पे टारगेट करेंगे। फिर गैंग्लियन ब्लॉकर्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग ब्लॉकर्स, पोस्ट सिनैप्टिक एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, अल्फा एंड बीटा, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव। फिर डायरेक्टली एक्टिंग वेसोडाइलेटर्स, डायूरेटिक्स, रेनिन इनहिबिटर्स, एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड डी1 एगोनिस्ट्स। यहाँ पे मैंने एक क्विक से नाम दिए हैं सारी कैटेगरीज़ के, ताकि आपको पता हो कि ये जो आप कॉमनली जिन मेडिसिन्स का नाम आपको सुनने में आता है, किस ड्रग कैटेगरी को बिलॉन्ग करते हैं। मैं इंशाल्लाह एक-एक कैटेगरी के ऊपर इंडिविजुअल वीडियोज़ बनाऊँगी, वेयर वी विल डिस्कस देम इन डिटेल। So if you're interested in that, please wait for that video and check it out in the pharmacology playlist. If you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel. Follow me on Instagram and Facebook. I'll be back with another video. Allah Hafiz.